नमस्कार, पंजाब केसरी के इस खास अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रह्मचारी आशीष। इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले आपको दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं और फिर उसके बाद एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। आइए सीधा लिए चलते हैं आपको हेडलाइंस की ओर। एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल फाइल्स खोलने में 2 दिन बाकी, ट्रंप का नाम आया, दुनिया भर के नेता और बिजनेसमैन में डर। इथियोपिया की संसद में मोदी बोले, यह शेरों की धरती, पीएम को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, इसे पाने वाले पहले ग्लोबल लीडर बने पीएम मोदी। ट्रंप ने 5 और देशों की नागरिकता प्रक्रिया रोकी, 15 देशों पर आंशिक बैन, अब तक 39 देश इस लिस्ट में शामिल हुए, एथलीट राजनयिकों को विशेष छूट। मोजाम्बिक के राष्ट्रपति से मिली जॉर्जिया मेलोनी, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा, ऊर्जा और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद। बॉन्डी बीच शूटिंग में घायल 25 लोगों का अब भी चल रहा इलाज, 3 बच्चों सहित 10 की हालत अब भी गंभीर। यहूदी नहीं तो अमेरिका का वजूद भी नहीं, इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान, यूएस इजराइल संबंध की गहराई पर जोर, ट्रंप प्रशासन से मजबूत समर्थन की उम्मीद। वेनेजुएला युद्धपोतों से घिर चुका है, ट्रंप ने दी बैटल वार्निंग, मादुरो सरकार आतंकी संगठन घोषित, तेल टैंकरों की नाकेबंदी तेज। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एमआईटी के प्रोफेसर की घर पर गोली मारकर हत्या, फिजिक्स रिसर्च में है उनका बड़ा योगदान। हांगकांग कोर्ट ने जिमी लाई को दोषी ठहराया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उम्र कैद की सजा संभव, लोकतंत्र समर्थकों में आक्रोश। यूक्रेन को नाटो जैसे सुरक्षा गारंटी पर अमेरिका यूरोप सहमत, रूस के खिलाफ मजबूत सुरक्षा पैक्ट, जेलेंस्की ने की तारीफ। अब इसके बाद हम आपको सीधा लिए चलेंगे अपने चर्चा करने वाली विषय की ओर और आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर को यानी आज के दिन ही इथियोपिया की संसद में संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उन्होंने इथियोपिया को शेरों की धरती कहकर संबोधित किया और कहा कि यहां आकर उन्हें घर जैसा लग रहा है, क्योंकि उनकी गृह राज्य गुजरात भी एशियाई शेरों का घर है। मोदी ने दोनों देशों की साझा सभ्यतागत विरासत पर जोर देते हुए कहा कि भारत की राष्ट्रगीत वंदे मातरम और इथियोपिया का राष्ट्रगान दोनों अपनी धरती को मां के रूप में देखते हैं। इससे पहले इथियोपियाई प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया प्रदान किया। मोदी इसे पाने वाले पहले वैश्विक नेता बने। दोनों देशों ने संबंधों को राजनयिक साझेदारी का दर्जा दिया। भारत और इथियोपिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 2024 से 25 की बात करें तो 550 से 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा है, जिसमें भारत का निर्यात प्रमुख है। यानी कि भारत जो एक्सपोर्ट करता है वो ज़्यादा करता है। भारत इथियोपिया का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अब हम आपको एक एक करके बताते हैं कि भारत क्या क्या वहाँ पर निर्यात करता है। भारत वहाँ पर दवाएं, मशीनरी, लोहा इस्पात ये सब आयात करता है, ये सब निर्यात करता है और आयात करता है कॉफ़ी, दालें, चमड़ा। भारतीय निवेश 5 अरब डॉलर से अधिक का है और 600 से ज़्यादा कंपनियां वहां पर भारत की सक्रिय हैं। मोदी की 2025 यात्रा में संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया, व्यापार वृद्धि पर भी जोर दिया गया है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर धीरज गुप्ता हैं, विदेश विशेषज्ञ हैं। धीरज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक विशेष जोर जो है वो धीरज जी इसी पर कि हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान है वो दिया गया, मगर इसी के साथ एक जो चर्चा है वो विशेष होती है व्यापार पर, क्योंकि किसी भी देश से जब हम बातचीत करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, तो व्यापार ही सबसे बड़ा, पैसा जो है, इकोनॉमी जो है वही सबसे बड़ा माध्यम होता है। तो क्या लगता है अब की बार फिर हम इथियोपिया में कुछ नया करने जा रहे हैं? देखिए, अभी जो इथियोपिया से जो इनका संबंध हुआ है उसमें एक बहुत साइलेंट फीचर ये है कि अभी तक इथियोपिया से जितने भी संबंध है वैश्विक स्तर पे जो उससे संधि समझौते हुए हैं उसमें ट्रांजिशनल ज्यादा था, मतलब उसमें ज्यादातर बिजनेस था और उसको अब इन्होंने स्ट्रेटेजिकल पाथ पे लेके आया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इनके जो अप्रोच है, मोदी का जो स्कोप बनाया है इन्होंने इथियोपिया में। अभी क्या है कि जो ग्लोबल साउथ है उस पर भारत अपना डिफेंस इंडस्ट्रीज का जो हथियार वगैरह बेचने की एक नजर लगाए हुई है, जिस चाइना ने धीरे धीरे कब्जा कर रखा था। तो अब भारत धीरे धीरे इन छोटे छोटे देशों को जो कि स्ट्रेटेजिकली जो है
उनकी इकोनॉमी जो बहुत बड़ी नहीं है, और भारत वहां पे धीरे धीरे एक अच्छे इंटेंट से वहां जाना चाहता है, स्ट्रेटेजिकल संबंध बनाना चाहता है। और उसके साथ जो ग्लोबल साउथ का जो लीडरशिप इन्होंने G20 में पूरे अफ्रीका को दिलवाई, तो उसकी जिम्मेदारी निभाते हुए ये मोदी जी की तीसरी एक ही साल के अंदर अफ्रीका की यात्रा है। इसके पहले जो है वो घाना गए थे, नामीबिया गए थे, इसके बाद साउथ अफ्रीका गए थे अभी, और अब इथियोपिया जा रहे हैं। देखने की सबसे बड़ी बात है कि सभी देशों ने इनको अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। मुझे जहां तक लगता है कि 27th या 28th वैश्विक राष्ट्रीय स्तर के जो सर्वोच्च सम्मान इनको दिए जा रहे हैं, और ये दुनिया में एक हेड ऑफ द स्टेट होने के नाते सबसे ज्यादा पुरस्कार पाने वाले एक शख्सियत बन गए हैं। और नामीबिया, इथियोपिया ने तो जो इनको अभी दिया है, ये पहले ऐसे वैश्विक नेता हैं जो इथियोपिया का निशाने इथियोपिया जो है प्राप्त किया है। तो यहाँ पे व्यापार तो एक निगाह पे है ही भारत के, क्योंकि भारत अब टैरिफ के बाद बहुत ही अग्रेसिव ढंग से एक अपने एक्सपोर्ट को चैनलाइज करने के लिए देख रहा, दूसरा देश देख रहा है। और जिस तरह से चाइना ने अपने एक्सपोर्ट को चैनलाइज करके अमेरिका से आगे ले गया है, इसी तरह से अगर रिकॉर्ड देखेंगे 2 दिन पहले का जो डाटा आया है, उसमें भी भारत पिछले 3 साल से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इस महीने में किया है। परसों की रिपोर्ट है, बहुत ही सुखद रिपोर्ट है भारत के लिए कि मतलब 3 साल में, जबकि टैरिफ के बाद, क्योंकि मोदी जी तुरंत अवसर पर भाप जाते हैं, उन्होंने उन देशों की तरफ मोड़ा जहां पे ये भारत के लिए, इसलिए मैं बोलता हूं टैरिफ लगाना ट्रंप का भारत के लिए सबल बनाने जैसा रहा। भारत को याद दिलाया कि तुम कुछ कर सकते हो, तुम जो है मेरे भरोसे मत रहो, दुनिया में और भी देश हैं। तो इसलिए नामीबिया और अफ्रीकन यूनियन, वो भारत से ज्यादातर अफ्रीका से, मतलब मैं समझता हूँ 99% अफ्रीकन देश से भारत का सरप्लस, ट्रेड सरप्लस है। तो उसमें इथियोपिया भी है। तो भारत उस पर एक नजर गड़ाए हुए, क्योंकि वो काफी घनी जनसंख्या का महाद्वीप है, और भारत वहां पे एक मार्केट देखता है, जैसे कि यूरोपियन कंट्री भारत में एक मार्केट देखती है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक समझी। दूसरी चीज और भी है कि जो अफ्रीकन यूनियन है, उसका जो हेडक्वार्टर है अदीस अबाबा में है। वहां पे इथियोपिया जो है उसको वहां से पूरा फोकस रखता है अफ्रीका पर। तो जो ग्लोबल साउथ है, वो इथियोपिया के थ्रू मोदी जी भी वहां पे एक फोकस रखेंगे। इसीलिए तीसरी बार विजिट है इस साल में। किसी नॉर्मली हेड ऑफ स्टेट का इतना विजिट नहीं होता है एक साल के अंदर, पर्टिकुलर एक ही रीजन का। लेकिन ये बताना चाहते हैं कि मैंने आपको G20 में केवल बैठाया ही नहीं है, मैं आपका लीडर हूं। जैसे कि अपने आप को ट्रंप साहब सोचते हैं कि मैं भी एक वैश्विक लीडर हूं, तो भारत के प्रधानमंत्री को भी एक किसी न किसी गुट का लीडर सर्वमान टाइप से लोगों में एक मैसेज जाना चाहिए, जो कि साउथ ग्लोबल के थ्रू प्रधानमंत्री मोदी को मिल रहा है। जी आशीष जी। अच्छा, इसमें एक और बहुत बड़ी बात जो है वो अब के बार सामने आई है कि 5 अरब डॉलर से अधिक का निवेश जो है वो भारतीय कंपनियां, लगभग 600 से ऊपर की कंपनियां जो है वो सक्रिय वहां पर करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाता है कि जो डिपेंडेंसी है इथियोपिया की, और मैंने आपको भी बताया भी था धीरज जी की कैसे भारत उनका दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत के लिए कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं वहां से। जी देखिए, अगर हम अभी वर्तमान में देखें तो कल 3-4 दिन पहले TCS ने अमेरिका की सेल्स चैनलाइज कंपनी को जो है टेक ओवर किया है $700 मिलियन में। वही मैं एक न्यूज़ चैनल में बोल रहा था कि पाकिस्तान को $686 मिलियन का सहायता देता है अमेरिका कि तुम सबल बनो डिफेंस में, और भारत की एक कंपनी उतने बड़े का तो उसने बड़ी कंपनी को खरीद लेती है, उससे भी ज्यादा तो एक TCS इन्वेस्ट करती है। तो जो भारत की जो R&D कंपनीज हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जो इनोवेटिव कंपनी, अभी वो इनफैक्ट अगर हम धरातल पे देखें हैं तो यूरोपियन कंट्री में उस तरह से पेनिट्रेट नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट R&D का जो परसेंटेज है ज्यादा है। लेकिन वही अफ्रीकन कंट्री में, मिडिल ईस्ट में कर पा रही हैं। तो जहां पे अभी हम कर पा रही हैं वहां को हमको भुनाना है। और R&D को जो 0.6% भारत का बहुत कम R&D है। दुनिया में कोई देश नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं बन सकता हकीकत में, जबकि उसके R&D GDP के कम से कम 4 से 5% नहीं जाए, जैसे चाइना की है, अमेरिका की है, साउथ कोरिया की है। ये सब 4 से 5% GDP R&D होता है। तो वहां नए नए इनोवेशन होते हैं, उस इनोवेशन से बेच के हम रॉयल्टी खरीदते हैं, उससे हम अपना बिजनेस करते हैं, अपनी कंपनियों को वर्ल्ड लेवल का बनाते हैं। तो इस महज से अफ्रीकन जो क्षेत्र को भारत के द्वारा
अगर वहां पे अपना इन्वॉल्वमेंट ज्यादा करते तो जो हमारे पास आज तक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है उसके बल पे, जो हमारे पास अपनी मल्टीनेशनल कंपनी है उसके बल पे हम एक बहुत बड़ा चंक का बिजनेस वहां पे करके हम लेवरेज लेते रहेंगे विश्व अर्थव्यवस्था में। जी आशीष जी। और इसमें एक और जो है वो बहुत बड़ी बात है कि भारत कॉफी का, दाल का और चमड़ा का सबसे बड़ा वो जो है इंपोर्टर है, यानी वो आयात करता है वहाँ से। तो आपको नहीं लगता है धीरज जी कि हमें बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों के ऊपर फोकस करने का, ताकि हम अपनी आयात को कम करें, हम अपने देश पर ही निर्भर हों इन चीज़ों के लिए? नहीं, ये तो जैसे कि अभी रेयर अर्थ के ऊपर हो रहा था, अमेरिका को एक जब सेटबैक मिला, आप अगर मैं उसको इंटरनली बताऊं तो अमेरिका ने बहुत अग्रेसिव ढंग से रेयर अर्थ पे काम करना शुरू किया। इसीलिए उसने बलूचिस्तान, पख्तूनवा और बहुत सारे देशों से उसने समझौता किया है और काफी उसने 40 समथिंग बिलियन डॉलर का उसने एक रेयर अर्थ में मार्केट कैपिटलाइज भी कर लिया है। चाइना को मैसेज अंदर जा रहा होता, भारत को भी। देखिए कॉफी वगैरह तो ऐसी चीजें हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज है, जहां की वो वातावरण के अनुसार पैदा होते हैं। लेकिन चमड़ा उद्योग हो गया और सारे उद्योग, उस पर भारत फोकस कर सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस अभी नहीं है हमारा इथियोपिया के साथ। लेकिन जो मैं अभी भारत को सोचूंगा कि R&D जो है, R&D करके टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वाली चीजों पर वहां इन्वेस्टमेंट करे, बैंकिंग सेक्टर में करे, इंश्योरेंस पे करे, और उसके साथ साथ जो ऐसी चीजें हैं जहां पे कि भारत अपने स्किल्ड मैन पावर से वहां पे कब्जा जमा सकता, उस पर ज्यादा ध्यान देने। जैसे कि लेदर है, लेदर को भारत वहां पे उस पर डिपेंडेंसी कम कर सकता है, क्योंकि भारत के पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी इनोवेशन है। BDI है जो लेदर के में काम। तो लेदर में बहुत सारे काम जो है वो भारत में करने की ज़रूरत है, ये साफ तौर पर धीरज जी बता रहे थे। और कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि धीरज जी का साफ कहना था कि कॉफ़ी है, दालें हैं, इस तरीके की चीज़ें जो हम वहाँ से आयात कर रहे हैं, ये तो फिर भी एक मौसम पर और इन सब पर डिपेंड करता है। मगर चमड़ा उद्योग की बात करते धीरज जी, उस पर भारत कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की ओर ध्यान दे सकता है, क्योंकि उसका जो है वो सीजन से कोई बड़ा लेना देना नहीं है। जी जी जी, यही मैं बता रहा था कि जो प्राकृतिक निर्भरता पर है उस पर तो ठीक है, वो तो प्रकृति का दिया हुआ है। लेकिन जहां पे भी इनोवेशन है, जहां पे भी क्या टेक्नोलॉजी मैटर करती है, वहां पे भारत पंचिंग कर सकता है, और यहाँ पे भारत कर भी रहा होगा। और उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि भारत अब धीरे धीरे इस जो ग्लोबलाइजेशन में जो इश्यू आए हुए हैं उसे बहुत सीखा है और बहुत संभाल के अपनी इकोनॉमिक रेजिलियंट किए हुए हैं। धीरज जी, जो भारतीय लोग वहां पर निवेश कर रहे हैं या जो कंपनियां निवेश कर रही हैं, वो किस तरीके की हैं? एक और इसमें अहम जो है चीज़ें जिसको देखना चाहिए, हमें समझना चाहिए, वो किस तरीके की कंपनियां हैं जो वहां पर निवेश कर रही हैं, पहला तो ये। और दूसरा कि आगे और क्या क्या जो फील्ड्स हैं जहां पर रास्ते जो हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे, और अब की बार प्रधानमंत्री मोदी के जाने से और कौन कौन से जो अप्रोचेज हैं वो बढ़े हैं? जी धीरज जी, क्या क्या रास्ते जो हैं वो खुल रहे हैं वहां पे? तो ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं ऐसे कई सारे ऐसे विधाएं हैं जिसमें भारत को फिलहाल बहुत आवश्यक है कि वो वहाँ पर पेनिट्रेट करे। पेनिट्रेट मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़रूरी है, जहाँ जहाँ पर हमारे लिए निवेश करने के और वहाँ से पैसे को अपने देश में लाने के लिए जहाँ जहाँ पर हम क्षमता रखते हैं, या अभी धीरज जी से भी बात हो रही थी कि जैसे हमारे जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं या फिर तेजस है, जैसे इंडिजीनियस जो चीज़ें हैं, ब्रह्मोस है, इस तरीके की चीज़ें ये बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीज़ें हैं। और इन चीज़ों को हम भले ही फ्रांस और दूसरे देशों को ना बेच पाएँ, मगर यूथोपिया जैसे छोटे छोटे देशों के बॉर्डर्स को सुरक्षित करने के लिए ये बहुत अहम डील्स होते हैं इस तरीके के। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से ताइवान जो है वहाँ पर भी इस तरीके की कुछ बातें चल रही थी कि वो हमारे देश से कुछ मिसाइल्स जो हैं वो खरीदने की बात कर रहा था। तो ये कहीं ना कहीं जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा बाजार है, और वहाँ की जो जनसंख्या है वो अपने आप में भी बहुत ज़्यादा है। और उन जनसंख्या के ऊपर अगर हम अपनी दवाई दे रहे हैं, या हम अपनी मशीनरी को उनको दे पा रहे हैं, या फिर हम जो आयरन ओर है या फिर इस तरीके की जो मिनरल्स हैं, ये अगर उनको हम दे पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आपने देखा कि किस तरीके से लगभग 550 से 570 मिलियन डॉलर का व्यापार जो है वो हमारे और यूथोपिया के बीच में चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें साफ तौर पर दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं बहुत अहम हो जाता है इस चीज़ को समझना
कि जो छोटे छोटे मार्केट्स हैं वहां पर अब भारत अगर फोकस करता है तो अमेरिका के जो टैरिफ से हमें एक नुकसान हो सकता है या नुकसान जो हो रहा है उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और शायद यही वजह है कि अफ्रीका में प्रधानमंत्री मोदी का ये एक साल में ही तीसरा दौरा था और इसी वजह से इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत जो है वो चल रही थी। यूथोपिया के अलावा प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन भी गए थे और भी छोटे छोटे कई देशों में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा हुआ। तो इन सब देशों में जो लक्ष्य था वो साफ तौर पर एक ही था कि भारत जो है वो अलग अलग मार्केट्स को अब तलाश रहा है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब हमें कोई बड़ा झटका लगता है या फिर अगर हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेगेटिव होने लगती हैं तो उस सिचुएशन में उस समय में हम कहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग होल्ड कर सकते हैं, वहाँ पर मजबूती से स्थापित कर सकते हैं। और शायद इसी दिशा में प्रधानमंत्री मोदी की ये लगातार यात्राएं जो हैं वो साफ तौर पर नज़र भी आ रही हैं। और आप इस चीज़ को समझिए कि वहाँ पर लगभग 600 से अधिक ऐसी कंपनियां हैं जो कि भारत से जुड़ी हुई हैं और उनको जो है उनमें जो सहायता राशि है, चाहे पैसे के मामले में मान लीजिए या फिर वर्कफोर्स जो है वो वहाँ पर, या फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की बात करते हैं, तो इन सभी चीज़ों में अब भारत वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है और वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी तलाश रहा है कि कैसे हम उनके देश से एक अच्छा खासा व्यापार जो है वो कर सकते हैं। अब की बार जो विशेष बातचीत प्रधानमंत्री मोदी की थी वो थी सॉफ्ट रिलेशंस पर। आप तस्वीरें देख रहे होंगे किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो है वो उनसे मिलने जाते हैं। G20 में भी यूथोपिया को शामिल किया गया था। तो ये दिखाने की कोशिश है कि अब वो सब सामूहिक तौर पर खड़े हैं और प्रधानमंत्री मोदी उनकी जो मदद है वो करने में सक्षम भी हैं। और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से पूरा माहौल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है और वो जो ऊर्जा होती है वो साफ तौर पर देखने वाली होती है। और ये साफ झलकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कैसे एक ऐसे ग्लोबल लीडर हैं जो कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि हम आपके साथ सॉफ्ट रिलेशंस में तो हैं ही, मगर उसके साथ जो हमारे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं इसके ऊपर भी हमारा विशेष ध्यान है। और कहीं ना कहीं ये मार्केट्स को तलाशने की एक कोशिश, एक प्रक्रिया जिसमें भारत बढ़ चला है। जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ लगाया है भारत के ऊपर 50% का, उसके बाद से भारत को आवश्यकता पड़ी है अलग अलग मार्केट्स को खोजने की। और इसी क्रम में यूथोपिया की ये जो विजिट थी प्रधानमंत्री मोदी की, ये बहुत ही सफल एक विजिट और साफ तौर पर कई बड़े समझौते जो हैं, 5 बड़े समझौते खास तौर पर, ये 5 बड़े समझौते दवाई में, मशीनरी में, इसी के साथ लोहा इस्पात जो है उसमें, और कॉफ़ी, दाल और चमड़ा का जो उद्योग है, इन सब के ऊपर अब धीरे धीरे फोकस करने की तैयारी है। और आप जानते होंगे कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो चमड़ा उद्योग के लिए काम करता है, जो जूते बनते हैं, चप्पल बनते हैं, इन सब के लिए हम यूथोपिया से ही अपना चमड़ा जो है वो मंगाते हैं, वहाँ से आयात करते हैं। और वहाँ से जो वहाँ पे जो हम निर्यात करते हैं वो है फार्मास्यूटिकल्स। बिकॉज आप जानते हैं इस चीज़ को कि हमारे देश में जो दवाई है और जो इंजेक्शंस हैं या फिर और भी जो रेयर जो तमाम चीज़ें हैं, वैक्सीनेशंस हैं, वैक्सीन्स हैं, ये सारी चीज़ें भारत में बहुतायत में उपलब्ध हैं। और भारत सिर्फ यूथोपिया की ही नहीं, भारत अफगानिस्तान की भी इन चीज़ों में मदद करता है। भारत यहाँ तक कि कई बड़े देशों में, रूस के साथ आप देखिए, रूस के साथ भी जो हमारे संबंध हैं उसमें जो फार्मा उद्योग है वो बहुत बड़े स्तर पर काम करता है। और हमारे देश से भी कई लोग रसिया में जाकर के पढ़ाई करते हैं। तो ये जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं इंडिया की, वो बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत मजबूत हैं। और ये अब लगातार अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको विदेशों में भेज रहे हैं और वहाँ पर जो उनकी इकोनॉमी है वो उससे पैसा ला करके भारत में उसको रखते हैं और हमारी इकोनॉमी को, हमारे ट्रेड को मजबूत करने की कोशिश है। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो ये पूरी यात्रा थी, ये यात्रा बहुत ही सफल और साफ तौर पर संदेश देने वाली कि अमेरिका अगर हमारे साथ नहीं है तो फिर कई देशों के साथ मिलकर के हम अपने व्यापारिक रिश्ते को और मजबूत करके, प्रगाढ़ बना के और फिर से अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को स्थिर रख सकते हैं। आप इस पूरे विषय को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिख करके ज़रूर बताएं। देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए पंजाब केसरी पर। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।